हेलो बच्चों, हमने इसके 27 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं और एक्सरसाइज नंबर 7.10 चल रही है अपनी। ठीक है, इसमें अब आज जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट नंबर 28। ठीक है, पार्ट नंबर 28 और एक्सरसाइज नंबर 7.10 रोलेस थ्योरम की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें हमने शुरू के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। उस वीडियोज़ में थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में आपको समझाया है, कोई बात नहीं। आज हम इसको फिर से इवेलुएट करते हैं, ये रोल्स थ्योरम फिर से करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कल क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन थी मेरी, तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने वो वीडियोज़ बनाए थे। आज इसको अच्छे से फिर बता देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या कहते हैं रोल्स थ्योरम वो समझो। रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको मैंने लिखवा रखे हैं, वो पढ़ लेना। उन स्टेप्स को मैं ग्राफिकली आपको ज़रा इवेलुएट करके दिखाता हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। देखो क्या कहता है, कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अगर आपको फंक्शन दे रखा हो तो कोई ना तो ग्राफ बनेगा। माने तो कोई कर्व इस तरह से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लो ए है और यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू बी है, तो ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया ना। ए से लेकर बी क्या हो गया, इंटरवल हो गया इंटरवल। अब देखो ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, अब ये अगर ए है तो ये वाला पॉइंट आप निकाल दोगे। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए और एफ ऑफ ए। एक्स के लिए तो ए है, वाई के लिए क्या हो गया, एफ ऑफ ए। क्योंकि अगर y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स लेते हो, तो अगर ए पे मैं कहता हूँ ए पे y की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे ए, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए तो आएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एफ ऑफ ए है। ऐसे ही ये क्या होगा, एफ ऑफ बी है। तो जो जो रोल्स थ्योरम है वो क्या कहता है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ए और बी के बीच में, इस इंटरवल के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ये कर्व बगैर ब्रेकिंग होनी चाहिए, इस कर्व में कोई भी ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कहता है, फंक्शन इज डेरिवेबल। ये फंक्शन क्या, डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबल का मतलब क्या होता है पता ही आपको, डिफ्रेंशिएशन करने लायक है कि नहीं है, मतलब इस पूरे इंटरवल पे इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल होना चाहिए। ये ऐसे कर दो। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, कर्व के किसी पॉइंट पे हम स्लोप निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की स्लोप निकालूँ, इस पे टेंजेंट की स्लोप निकलती है, हर पॉइंट्स पे क्या है, अगर हम टेंजेंट की स्लोप निकालना अगर पॉसिबल हो तो फंक्शन का डेरिवेबल होगा। हर पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप निकालना अगर पॉसिबल होता है तो क्या होता है, फंक्शन डेरिवेबल कहलाता है। तो ये डेरिवेबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये क्या इक्वल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो कहते हैं फिर ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यही कह दो उस पॉइंट पे, मान लो सी पॉइंट है ए और बी के बीच में, इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा यहाँ पे, एफ डैश सी जीरो होगा। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के ऊपर, इसके इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो जरूर मिलेगा। तो इससे क्या होगा, सी पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, यही रोल्स थ्योरम बोलती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये तुम्हें पता है। ये जो टेंजेंट है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है तो देखो कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ विद एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू के टाइप की होगी ना। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के दूरी है, तो हमेशा के रहेगी हर पॉइंट पे। इट मीन्स वाई क्या हो गया, इसमें फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। और वाई कॉन्स्टेंट तो डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका जीरो होगा। तो जब किसी कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जीरो होती है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, पता लगा आपको। तो ये है रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन, ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई करती है। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर ए और बी दो पॉइंट है, एक्स के ऊपर दो पॉइंट ले लिए हमने ए और बी, उसके बीच में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और डेरिवेबल है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ई इक्वल है, तो कहता है एक पॉइंट इस कर्व पे ऐसा होगा सी, जहाँ पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। पता लगा आपको, ये इसकी स्टेटमेंट है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल समझ लोगे। क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इस फंक्शन पे, इस इंटरवल के बीच में
रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है नहीं होती, एप्लीकेबल है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस हैं उन सब में हम क्या करेंगे, वो तीनों स्टेप्स वेरीफाई कर लेंगे। कौन कौन से, कंटिन्यूटी वाला, डिफरेंशिएबिलिटी वाला और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट वेरीफाई करेंगे। अगर वो होते हैं तो कह देंगे कि इसमें एप्लीकेबल है, और फिर एप्लीकेबल हो गया तो क्या होगा, फिर हम लिखेंगे एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में ऐसा होगा सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये इसमें हमने वेरीफाई करने, बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से समझ लोगे फंडा इसका। अब करते हैं इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 3 पार्ट मैंने करा दिए। तो किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आए तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, वो भी कर लोगे, पीछे वाले अपने आप कर लोगे। तो अब मैं आगे कराता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी पार्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं थे, तो एक और कर देता हूँ पीछे का बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है ना। चलो बीच में ले लेते हैं एक क्वेश्चन और, सेकंड का 4th पार्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा हमें, x-2, x-3, x-4, और इंटरवल क्या दे रखा है, 2 से लेके 4। देखो ये इंटरवल है, 2 और 4 के बीच में क्या कहता है, चेक करो इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती। क्या चेक करना है कि रोल्स थ्योरम इस पे वेरीफाई होती है नहीं होती, ये चेक करना है। तो देखो तुमने पीछे भी क्या होगा, लेकिन मैं आज फिर बता देता हूँ अच्छे से। कल हो सकता है, मैंने बहुत जल्दबाजी में वो दोनों वीडियो बनाए थे पिछले, मेरे थोड़ा शर्म दर्द था इसलिए मैं बता नहीं पाया था अच्छे से। आज अच्छे से कर लो इसको। तो करें स्टार्ट बेटा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले सबसे पहले काम क्या था, डिफ्रेंशिएशन करना। कर दो इसका डेरिवेटिव, कर दूँ। डिफ्रेंशिएशन से पहले एक काम कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ताकि डेरिवेटिव करना आसान रहे। तो अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहा मैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। करो, क्या होगा, x² - 7x + 12, मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। एक बार और कर देंगे, डेरिवेटिव नहीं कर अभी, एक बार इनकी और करता हूँ मल्टीप्लाई। x³ - 7x² + 12x - 2x² + 14x - 24, है ना। तो क्या होगा, x³ - 9x² हो जाएगा ये, और प्लस में क्या होगा 26x - 24, ये आ गया, ये आ गया आपका fx आ गया। अब क्या करेंगे, अब बताओ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स क्या हो बताओ, 3x² - 18x + 26। अब कर दिया इसका डेरिवेटिव। तो पहले तो मैंने क्या करा, इनके मल्टीप्लाई किया, क्योंकि थोड़ा डेरिवेटिव करने में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है, वरना आप सीधा करते तो भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। ये लो, अभी हो गया इसका डेरिवेटिव, कोई दिक्कत। अब पहला काम तो हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव करना। अब हो जाए शुरू। अब जो रोल्स थ्योरम की जो कंडीशंस थी वेरीफाई करने वाली, वो क्या थी, एक तो हमें चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, जब इनकी मल्टीप्लाई किया तो ये फंक्शन आया ही नहीं आया। ये फंक्शन कैसा है, बोलो किस टाइप का फंक्शन, पॉलिनोमियल है ये, क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बोला कि नहीं। तो पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, हाँ भाई, तो अगर ये फंक्शन पॉलिनोमियल तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ पहले, ठीक है। तो ऐसे करना, पहले तो हो गया कंटिन्यूस है, फिर क्या करना है, डेरिवेटिव चेक करनी है। तो आप ऐसे अलग अलग टाइप के मतलब ना नंबरिंग डाल के बता सकते हो भाई ये स्टेप ऐसे, ये स्टेप ऐसे। मैं आपको जो बताऊंगा वो तरीका ध्यान दो। मैं क्या बताऊंगा, मैं सिर्फ इस पे ध्यान दूंगा, एफ डैश एक्स के ऊपर। अगर ये डिफाइन है, अगर ये क्या है डिफाइन, मतलब इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल है इसके बीच में, जो इंटरवल दे रखा है इसके बीच में, तो ये क्या होगा, डेरिएबल होगा। और जब डेरिएबल है तो क्या होगा, फिर ये कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी अपने आप प्रूव हो जाएगी अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो, है ना। तो अब क्या लिखोगे, देखो एफ डैश एक्स क्या है, इसके इक्वल आ गया, है ना। अब क्या लिखोगे, ये फंक्शन देखो डिफाइन है हर वैल्यू पे, 2 और 4 के बीच में जितने वैल्यूज हैं सब के ऊपर ये डिफाइन है। डिफाइन क्यों है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये नो डिफाइन ना हो। ये फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता है, जब ये तो बटे में 0 आए। क्या इसके बटे में 0 बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो फंक्शन क्या है, डिफाइन है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव, रूट यहाँ पे है ही नहीं तो नेगेटिव कैसे आएगा। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ लिखना बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड। ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है इन द ओपन इंटरवल 2 से लेकर 4। डेरिवेटिव के लिए ओपन इंटरवल चेक करते हैं, इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। एफ डैश एक्स डिफाइन है, तो इसमें क्या हो गया, फंक्शन इज
डेरिवेबल, ये फंक्शन क्या डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल टू सी, तो मतलब इसके बीच में क्या होगा फंक्शन डेरिवेबल है। और जब ये डेरिवेबल है तो क्या होगा कंटिन्यूस जरूर होगा, क्योंकि एवरी डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है, ये आपने पढ़ रखा है। सो लिखो तो सो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, बस यहाँ लिखना कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, डेरिवेबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल लगाएंगे, ये दोनों ये ध्यान रख लेना। तो कंटिन्यूटी प्रूव होगी और इसकी डेरिवेबिलिटी प्रूव होगी, है ना। अब क्या करना है हमने f(2) और f(4) को इक्वल दिखाओ, f(2) और f(4) को इक्वल दिखाना है। f(2) क्या होगा, इसमें जहाँ x और रख देंगे 2, तो लिखेंगे 2 - 2, 2 - 3, फिर क्या होगा 2 - 4। f(4) निकालो, f(4) क्या होगा, इसमें जहाँ x और रखेंगे 4, तो क्या होगा 4 - 2, फिर क्या होगा 4 - 3, यहाँ क्या होगा 4 - 4। तो 0 गुना समथिंग क्या होगा 0 आ गए, ये भी कहा 0 गुना समथिंग क्या होगा 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गया। तो देखो क्या हो गया, कंटिन्यूटी भी हम चेक कर दी, ये डेरिवेबल भी था और f(a) और f(b) ए की जगह ये था, बी की जगह ये भी क्या आ गया इक्वल आ गया। अब लिखेंगे सो क्या कहते हैं अगले स्टेप क्या कहता है, सो देयर एग्जिस्ट, हाँ स्टेटमेंट देख लेना, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B, A की जगह यहाँ पे 2 है, B की वैल्यू 4 है, बिटवीन 2 एंड 4 सच दैट f'(c) इज इक्वल टू 0, क्या होगा f'(c) हमेशा 0 होगा। f'(c) को क्या होगा, इसमें जहाँ x रख देंगे c, तो क्या होगा बताओ 3c² माइनस का 18c प्लस 26 बराबर 0। इसमें जहाँ x रखेंगे c, तो f'(c) आ गया नहीं आएगा, तो इसमें जहाँ x रख देंगे c, f'(c) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c के लिए क्या होगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 × a × c अपॉन 2 × a, ठीक है ऐसा करना है। अब यहाँ से निकाल दो, फिर c की वैल्यू निकाल देंगे, तो c क्या हो गया बताओ 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, देखें 18 × 18, तो ये क्या होगा 18 8 जा ये आएगा, हाँ 324 आएगा, ठीक है 324। अब करो इसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे इससे, 12 से 72 बच गया 7, 12 2 जा 24 7 3 ये आएगा अपॉन 6, ठीक है। तो क्या बताओ यहाँ पे 12 बचेगा, 18 प्लस माइनस इसको क्या लिखोगे 2√3 कर देंगे, तो क्या होगा 3 प्लस यहाँ क्या होगा √3/3, है ना। तो ये आंसर है, ठीक है। तो एक बार चेक करें क्या आंसर आ रहा है इसका, कौन सा ये दूसरे का फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसने यहाँ पे एलसीएम ले रखा है, ये लो 3 एलसीएम ले रखा है, तो क्या होगा 9 प्लस माइनस √3 आ जाएगा, यही आंसर है। पता लगा आपको। अच्छा अब चेक करेंगे, देखो नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ये और चेक कर लो। तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएंगे, दोनों अगर आते तो दोनों ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखो 9 √3 को लगाते हैं 1.7, तो 9 प्लस 1.7 क्या होगा 10.7 को करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, बिल्कुल इसके बीच में हमारी वैल्यू, तो प्लस के ले लेंगे। माइनस से लेके देखो 9 में 1.7 घटाएंगे तो क्या होगा 6.3 बचेगा, 7.3 बचेगा, 7.3 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये भी इसके बीच में हमारी बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू शामिल हो जाएंगे लो, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर वो जो डेरिवेटिव निकालते हो आप वो चेक करो डिफाइन है कि नहीं है, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइन है तो क्या होगा डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल है तो क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा अपने आप ही। कंटिन्यूटी किस पे चेक करते हैं क्लोज इंटरवल पे, और डेरिवेटिव किस पे चेक करते हैं ओपन इंटरवल पे, ये जरूर लिखना है। फिर क्या करेंगे f(a) और f(b) की वैल्यू प्रूव करेंगे। जब तीनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए तो हम क्या कहते हैं सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C, फिर एक ऐसा पॉइंट C जरूर होगा A और B के बीच में जहाँ पर f'(c) इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेप्स आपने यूज़ करने हैं, आप पूरे एक्सरसाइज आराम से करोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब जब फोर्थ का फर्स्ट करते हैं शुरू, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजीली कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये देखो, ठीक है। ये करने से पहले
ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले फंक्शन करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ जिससे कि आपको एक्स की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपने और ये फॉर्मूले 11th में पढ़े थे, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आएंगी आगे, इस पूरे आगे जो 8th चैप्टर उसमें भी दिक्कतें आएंगी आपको। तो जो फॉर्मूले लिखवा रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है, वरना तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं हर साल देखता हूँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सोल्व करने में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप देखते जाओ। पहला फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, इफ़ साइन एक्स 0 है, मान लो साइन एक्स 0 होता है तो क्या होगा, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई। एन क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, पता लगे आपको, ये अच्छे से याद कर लेना, ये जनरल फॉर्मूले हैं। इफ़ कोस एक्स अगर 0 आ जाए देन पता क्या होगा, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ओड मल्टीपल है, ओड नंबर आएगा इससे हमेशा। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर हो तो उस एंगल पे क्या होगा, कोस 0 होता है। जैसे कोस 3 पाई बाई 2 0, कोस 5 पाई बाई 2 0, कोस 1,00,000 पाई बाई 2 0, कोस 25 पाई बाई 2 0। क्यों, पाई बाई 2 के साथ अगर ओड नंबर आ गया तो उस सब पे कोस 0 होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए। थर्ड देखो, थर्ड, इफ़ tan x 0 हो तो देन क्या होगा, देन x की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर। फोर्थ, इफ साइन एक्स इजक्वल टू साइन वाई हो देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में वाई। एन का यहाँ पे इंटीजर। इफ कोस एक्स इजक्वल टू कोस वाई हो देन एक्स की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, एन पाई, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस वाई। और लास्ट फॉर्मूला है, इफ़ tan x इजक्वल टू tan y हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एन पाई प्लस वाई। एन यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे भी एन इंटीजर है। तो 6 फॉर्मूले जो है ना, ये आप सब लोगों ने पढ़ रखे हैं बेटा। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना बस। ठीक है, इनका यूज़ करना मैं तुम्हें यहाँ सिखा दूँगा, इनको याद करना, अब काम आएगी चीज़ें। ठीक है, अगले चैप्टर में भी काम आएंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। अब मैं कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, चौथा जो सवाल है, इसके 6 पार्ट है। 6 के मैं 4-5 मैं बता देता हूँ, एक आधा तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, आसान आसान छोड़ दूंगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4th का 2nd पार्ट देख लो। फर्स्ट अपने आप कर दोगे तुम लोग, cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4, ये तो फंक्शन है, और इंटरवल क्या रखा है, 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, देखो ध्यान से, ये फंक्शन है। ठीक है, क्या करना हमें, इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी, कि वेरीफाई होती है नहीं है, ये चेक करना। और इंटरवल अपने पास ये है कि इस इंटरवल में इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है नहीं है, ये चेक करना है। तो चेक करें, करो स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। निकालो कोस, और ये इसका पूरा एंगल है। कोस एंगल क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एंगल, ये एंगल ही का है, इंटू क्या होगा, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इस पूरे करो डेरिवेटिव। 2 तो कांस्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा 1, इसका 0, चलो क्या होगा 2 तो आएगा ये, 2 इंटू माइनस क्या होगा, -2 साइन, और 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो साइन कर दो मल्टीप्लाई, 2x माइनस पाई बाई 2, ये आया नहीं आया। इसको थोड़ा और कर दो सिंप्लीफाई, जब आपको करना आता ही है, माइनस कॉमन ले लेंगे। लो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा है, ये भी आपको पता है। तो साइन ऑफ ये एंगल नेगेटिव है, तो साइन का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार। और एंगल क्या होता है यहाँ पे, पाई बाई 2 -2x। पाई बाई 2 में घटाओ तो क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा,
cos 2x बचेगा। लो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आ गया FD, ठीक है, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। सिर्फ हमने अभी तक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये तो सबने करना पड़ेगा। ये काम आप यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, अब चेक करो ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करोगे, इस 0 और π/2 के बीच में बताओ कोस डिफाइन है कि नहीं है। कोस तो हर नंबर पे डिफाइन होता है, कोस और साइन तो हर रियल नंबर पे क्या डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि इनकी डोमेन ऑल रियल नंबर होते हैं। तो जब डोमेन और रियल नंबर तो क्या है, सारे एक्सेप्टेबल हैं, सबकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। इट मीन्स क्या, ये हमेशा डेरिवेबल फंक्शन है। तो लिखना बिकॉज, सबसे पहले लिखो f(x) इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। ध्यान रखना ओपन इंटरवल, इस पर डिफाइन है। जब ये डिफाइन है तो क्या होगा, फंक्शन डेरिवेबल है। फिर तो f(x) इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, और डेरिवेबल है तो क्या है, कंटिन्यूस होगा। सो लिखो, सो फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल। सॉरी, कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन क्या डेरिवेबल है, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आगे देखो, अब 2 स्टेप वेरीफाई हो गए, डेरिवेबल और कंटिन्यूटी वाला। अगला स्टेप क्या है, अब f(0) और f(π/2) की वैल्यू चेक करनी है। क्योंकि इंटरवल 0 और π/2 है, तो इस पर चेक करना है। f(0) क्या होगा, जो फंक्शन है ना, जो f(x) है, इसमें जहाँ x रखेंगे 0, तो क्या होगा बताओ, cos 2 या क्या होगा 0 - π/4, ठीक है। f(π/2) क्या होगा, फंक्शन में जहाँ x रखेंगे π/2, तो क्या होगा cos ऑफ 2 इंटू क्या होगा π/2 - π/4, ठीक है। क्या होगा, cos -π/2 आएगा, cos, ये क्या होगा π/2 में से क्या π/4, क्या बचेगा π/4 बचेगा, π/4 इंटू 2 π/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, cos -π/2 का 0 तो होता है, ये भी 0 होगा। अभी बताया था कोस के एंगल में π/2, यहाँ पे ओड नंबर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, दोनों ओड नंबर है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। तो अब क्या लिखेंगे, थ्योरम की क्या कहती है, सो देयर एग्जिस्ट at least one point, so there exists at least one point C between 0 and π/2 such that f(c) is equal to 0। f(c) मतलब इसमें जहाँ x रखेंगे 0, 2 cos 2c is equal to 0, तो cos 2c की वैल्यू 0 आएगी। जब cos 2 से 0 तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 0 तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू बोलो क्या होती है, 2n+1 इंटू में π/2। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर, तो c के लिए क्या हो यहाँ पे 2n+1 इंटू में π/4, ये आगे c के लिए आगे। अब क्या करें, देखो यहाँ से n में है ना वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आएंगी, जितनी इंटीजर रखोगे n की वैल्यू रखते जाओगे उतनी वैल्यू आएंगी। तो इन्फाइनाइट वैल्यू जाएंगे c की, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, 0 और π/2 के बीच में, क्योंकि इसके बीच में c की वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होंगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। n क्या है इंटीजर, तो इसमें इंटीजर रखते जाओ, 0 1 2 3 4 ये सब वैल्यू रखते जाएंगे, c की वैल्यू आती जाएगी। जो वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, है ना। तो मैं पहले रख के दिखा दूँगा आपको। जैसे मान लो आपने n की जगह 0 लिया, पहले 0 × 1 1 आएगा, 1 × π/4, ऐसे कर लो, देखो ऐसे याद कर लो। ये हमेशा देखो 2n even होता है, जब किसी संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, even आएगा, even में 1 जोड़ते ही ओड आ जाएगा, यानी ये हमेशा ओड नंबर आएगा। n के लिए कुछ भी रखो, ये हमेशा ओड नंबर मिलेगा। तो π/4 के साथ क्या आएगा, ओड नंबर। तो π/4 के साथ ओड नंबर ले लो, पहले मैंने 1 ले लिया, अब 3π/4 आ गई अगली वैल्यू, फिर 5π/4 आएगी अगली वैल्यू, फिर क्या होगा अगली 7π/4 आएगी, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। लेकिन 0 और π/2 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है सिर्फ, तो हम ये लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो सी के लिए क्या होगी π/4, इस सिद्धांत में, ठीक है। तो सिंपल है ना, ये हो गया आपका चौथे का
सेकंड करा दिया मैंने, फर्स्ट आप कर लिया आराम से। अब मैं कराता हूँ चौथे का चौथा पार्ट, ठीक है। जो मुश्किल है वो बताता हूँ, आसान आसान तो कर लोगे, अब मुश्किल बता देता हूँ। ये देखो, जीरो और पाई के बीच में इस फंक्शन का क्या करना है, हमें चेक करनी है रोल थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती, ये चेक करना है, ठीक है। करो स्टार्ट। पहला स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव निकालो डेरिवेटिव कोस एक्स, इसे डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 2x इंटू 2, एंगुलर डेरिवेटिव 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, आ गया इतना। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये फंक्शन है डेरिवेटिव, है ना। अब देखो क्या ये डेरिवेटिव डिफाइन है, बिल्कुल। जब किसी भी फंक्शन में अगर कोस और साइन आते हैं ना, क्या आते हैं, कोस और साइन, तो फंक्शन हमेशा डेरिवेबल होगा, क्योंकि कोस और साइन हर रियल नंबर पे क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। 10 जो है वो π/2 के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता, कोट जो है वो 0 के मल्टीपल, पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, उनमें चेक करने की जरूरत होती है। साइन और कोस वाले फंक्शन में बगैर देख के बता दिया करो कि ये फंक्शन डेरिवेबल है, तो इसमें कोस के फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, दोनों कोस है यहाँ पे, तो क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है, तो लिखो यहाँ पे। तो पहले ऐसे लिखो f'(x), ये जो फंक्शन है इस डिफाइन, ये डिफाइन है इन द ओपन इंटरवल जितने के पाई, ये डिफाइन है, डिफाइन है तो क्या होगा, फंक्शन इज डेरिवेबल, f(x) इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल जीरो से लेके पाई। डेरिवेबल है तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया होगा, लिखने सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, बस कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस हो गया तो अब क्या करेंगे, डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया। अब f(0) इज इक्वल टू f(π), ये और चेक करो। तो f(0) मतलब इसमें जहाँ x और रखेंगे 0, मैं यहाँ करता तो इसके बाद यहाँ पे f(0) क्या होगा, इसमें जहाँ x और रखेंगे 0, तो क्या होगा, साइन 0, यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, कोस सॉरी साइन इज इक्वल टू साइन, यहाँ रखेंगे पाई, f(π) निकालेंगे, तो जहाँ x वहाँ पाई रखेंगे, तो साइन पाई, यहाँ क्या होगा, साइन 2π, साइन 0 0, ये भी 0 तो ये 0 आएगा, साइन पाई 0, ये भी 0 तो ये 0 आ जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आगे, तो ये लिखना 100, क्या लिखो 100, तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। 100 ये होने के बाद क्या करोगे, अगले स्टेप पे आते हैं, तो ये तीनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए अपने आप ही, है ना। तो अब क्या करोगे, देखो अब लिखो यहाँ पे, जब तीनों स्टेप रोल्स थ्योरम के वेरीफाई हो गए तो क्या लिखोगे, बताओ, लिखोगे सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिटवीन, क्या था इंटरवल, 0 और π/2 था ना, 0 और पाई, इंटरवल बेटा पाई था, है ना, 0 और पाई, तो लिखो सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिटवीन 0 एंड पाई सच दैट f'(c) इज इक्वल टू 0, है ना। f'(c) के लिए क्या होगा, 0 होगी, f'(c) निकालो, f'(x) तो ये रहा, तो f'(c) क्या होगा, यहाँ पे जहाँ x रखेंगे c, तो cos c माइनस 2 cos 2c, ये आएगा, cos c माइनस 2 cos 2c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमें c के लिए निकालना है, तो यहाँ से c निकाल दो, तो करें स्टार्ट। देखो यहाँ पे cos 2c क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, सारे को मैंने cos निकल दिया, करो मल्टीप्लाई, -4 उधर लिया प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, कोस से उधर चला जाएगा, माइनस कोस से आएगा, ये प्लस का 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। मैंने क्या करा, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सबको उधर ले गए, इन सब के साइन चेंज कर दिए। ये क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोस से, तो ऐसे कोस से को ले जाएगी, तो कोस से क्या होगा, -b प्लस -b स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर 1, 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू में a, तो कितना होगा यहाँ पे बताओ, करें स्टार्ट। 16 दूनी 32, 33 आएगा, √33 अपॉन 8, तो इस कोस c के लिए कितनी आई यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, c के लिए क्या हो गया, यहाँ से इस पे ले लेंगे,
ठीक है। आंसर देखो आपने क्या दे रखा है, ये आंसर डिग्री में दे रखा है। किसमें दे रखा है? डिग्री में। तो आप डिग्री में निकाल सकते हो आराम से, क्या दिक्कत आ गई? कैसे, मैं आपको एक बताता हूँ। देखो, तो इससे दो चीज़ें होंगी सामने, क्या क्या? एक तो कोस सी के लिए क्या होगी 1 + √33/8। एक ऐसे क्या होगा कोस सी इज इक्वल टू 1 - √33/8। ठीक है, दो चीज़ें आ गई ना, तो इसको बदल लो रेडियन में। 33 की वैल्यू क्या होती है? लगभग आइडिया से आएगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। 33 का रूट क्या होता है बताओ? ये आएगा 5.7 के आसपास, देख लेना, करके देख लो ना। √33 लगभग पता चल जाएगा हमें। 25 बच गया 8, 2 0 तारे, 800 हो गया। यहाँ क्या होगा? इसका डबल 10 हो जाएगा, तो 7 पे जाएगा नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 6.7/8 क्या हो गया यहाँ पे? 0 पॉइंट बोलो 0 पॉइंट क्या होगा 8 और 4 लगभग ये आएगा। ठीक है, मैंने आइडियाज़ ले लिया। तो कोस सी की वैल्यू 0.8 के आसपास कब होती है? कोस की वैल्यू कब होती है 0.8 के आसपास? बताओ, देखो आइडिया लगाओ। ठीक है, 0.8 के आसपास वैल्यू। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू हो रही है तो क्या होगा? ये कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में कोस नहीं पॉजिटिव होता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लगभग देखना, देखो कोस 90 क्या होता है, कोस 90 क्या होता है? 0। ठीक है, तो उससे जब आप कम आते जाओगे तो इसके लिए देख लेना सी की वैल्यू क्या होगी? लगभग 30-32 के आसपास मिलेगा। कर दोगे ऐसे? कर दोगे ऐसे? इसको चेक कर देना, तो ये ऐसे कर लेना। वरना तो सबसे बढ़िया, क्यों इतना दिमाग लगाते हो? वरना सबसे बढ़िया क्या था, देखो सी क्या होगा यहाँ से? सी कोस इनवर्स, तुम इसको ऐसे लिखते ना सीधा, ये लो कोस इनवर्स। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे आप? इसको रेडियन में कन्वर्ट करके ना कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, अगला वीडियो में मिलेगा अगला पार्ट।